तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से 50 डेज चैलेंज में। देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी चैनल में, जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और मेरा वादा है कि अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे इन चीजों को, बार बार लिख लिख के पढ़ेंगे, तो आप 70 में से बड़े आराम से 50+ नंबर लेके आएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो पहले तो समझे कि रेजोनेंस होता क्या है, फिर उसके ऊपर हम बात करें कि एसी के अंदर, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एसी को, हम रेजोनेंस को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी गिटार को ऑटो ट्यून किया होगा। आजकल बहुत सारे एप्स आते हैं, उसके सामने गिटार की हम स्ट्रिंग्स बजाते हैं, वो बताता है कि नहीं यार, ये फ्रिक्वेंसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब दो चीजों की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। दो चीजों की फ्रिक्वेंसी जब मैच कर जाती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कार चलाते हुए कभी ना कभी एफएम होगा। एफएम की जो फ्रीक्वेंसी हम ट्यून करते हैं, उसको मूव करते हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी आ गई 1891 और 106.4, जो भी फ्रीक्वेंसी वहां पर आ गई, वो फ्रीक्वेंसी जब वहां पर एग्जैक्टली मैच कर जाती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। सो दो बॉडी की फ्रीक्वेंसीज जब मैच कर जाती है उस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। क्लास 11th में बड़ा अच्छा टॉपिक यहाँ पर इनकी, जहां पर ब्रिज के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स मार्च मार्च पास्ट करते हुए जा रहे थे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया था। बहुत सारी वीडियो जिसकी यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी है। वापस आता हूँ अपने क्लास 12th में, जहां हम ऑल्टरनेटिंग करंट की स्क्रीन को प्रेजेंट करता हुआ आपके सामने चलता हूँ कि रेजोनेंस के अंदर हमने आज क्या पढ़ना है। सो डे 28 की हमारी जो ये वीडियो है आज, उसमें हमने आज पढ़ना है रेजोनेंस। कल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था Z इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कल हमने इम्पिडेंस के बारे में पढ़ा था। माफ कीजिएगा। कल हमने इम्पिडेंस के बारे में पढ़ा था, और इम्पिडेंस में हमने जो बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ये जो है एक रेजिस्टेंस है किसका, एल सी आर सर्किट का। याद रहे, एल सी और आर तीनों जो है वो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। ये एल सी और ये आर तीनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, और ये लगे हुए हैं फिर कनेक्टेड है किसके साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। देखिए, अब रेजोनेंस की मैं बात करूं, रेजोनेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए। कंडीशन क्या है, एक्सएल और एक्सी के इक्वल हो जाए। देखो, इक्वल कर रहा हूं मैं, कैंसल आउट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको याद हो तो कल हमने ट्रायंगल देखा था, वी एल ऊपर की तरफ जा रहा था, वीसी नीचे की तरफ जा रहा था। माफ करना, वीएल ऊपर की तरफ था, वीसी नीचे की तरफ था, और वीआर इधर था। तो वीएल और वीसी जो है ऑपोजिट है। वी में से अगर हम आई आई निकाल दें, एक्सएल और एक्सी ऑपोजिट है। अब अगर हमने उनको इक्वल कर दिया तो एक दूसरे के फैक्टर को आपस में पूरी तरह से कैंसल आउट कर देंगे। जी देखिए, यहाँ पर ये जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हो जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी कि आर। तो ये एक तरह से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, होगा नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पर एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसल आउट हो चुके हैं। एक्सएल और एक्सी ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर दिया, खत्म कर दिया, तो बचा सिर्फ रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस बचेगा तो यहां पर क्या होगा, करंट जो है ज्यादा फ्लो होगा, बिकॉज ये फैक्टर जो कि पॉजिटिव आता है नॉर्मली। देखिए, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होता तो भी आंसर पॉजिटिव आता, अगर एक्सएल एक्सी से छोटा होता तो वैल्यू नेगेटिव आती, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये वैल्यू जो है हमेशा रेजिस्टेंस में ऐड ऑन हो रही है। इसलिए अगर इस फैक्टर को हमने खत्म कर दिया तो हमारे रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू जो है हमेशा से इंक्रीज होगी। उसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट जो है ज्यादा फ्लो होगा। जी चलते हैं आगे। करंट ज्यादा फ्लो होगा तो अब होगा क्या उससे, होगा ये कि ये जो एक्सएल और एक्सी को हमने इक्वल किया है, एक्सएल और एक्सी को हमने इक्वल किया है, यहां से हम इसकी और कंडीशन निकालेंगे। देखिए, एक्सएल क्या था हमारे पास, एल ओमेगा, एक्सी क्या था, 1/c ओमेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इधर ले आए और एल सी इधर ले आए। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर लिख देते हैं हम इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम चाहें तो इससे आगे और भी चल सकते हैं, बिकॉज ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2 पाई, और अंडर रूट में एलसी था ही था, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ सकती है। ठीक है। और यहां से हम टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड विल बी 1/फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट LC। ऑल दो हमें यहाँ टाइम पीरियड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ये ओमेगा और फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल बनता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन भी हमने निकाल ली कि एक्सएल और एक्सी के जब इक्वल होता है तो हम ये काम करते हैं। चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जो है क्वालिटी फैक्टर। देखिए, क्वालिटी फैक्टर ये होता है कि भाई मेरे पास सिग्नल तो आ रहे हैं, सिग्नल तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन ना उसमें ना क्वालिटी नहीं आ रही है। तो क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर होता है कि जो पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल या तो अक्रॉस एल आ रहा है, या पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस सी आ रहा है, और इसको अगर हम डिवाइड कर दे वी आर से, इसको हम डिवाइड कर दे वी आर से, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, और इसी को बोलते हैं क्यू फैक्टर। इसी को बोला जाता है क्यू फैक्टर। सो इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू, डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू। यही हमें यहाँ पर समझने वाली बात है, और इसी के ऊपर हमें आगे चलना है। तो आइए हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। वीएल की वैल्यू IXL डिवाइड बाय IR, तो वैल्यू आ गई XL/R। और XL की वैल्यू होती है L⍵/R। अब यहाँ पर देखो L/R मैंने बाहर निकाल दिया, और ओमेगा की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? ओमेगा R, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती थी हमारी? 1/√LC। अब इस L को, ये जो हमारा L है, इसको हम अंदर लेके आएंगे रूट के। जब इसको रूट के अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा सा जो है स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, और जब स्क्वायर के अंदर आएगा, और सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कटने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/R√L/C। ये हमारा क्यू फैक्टर है। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा IXC डिवाइड बाय आई इंटू आर, आई से आई कैंसल, एक्सी की वैल्यू 1/C ओमेगा, और आर वहां पे ऑलरेडी था, 1/CR बाहर रखते हैं। ओमेगा की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट LC/1 लिख देता हूं मैं इसको। और इस सी को फिर हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा फिर से 1/R अंडर रूट L/C। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से जाएं VC/R, चाहे आप VL/VR से जाए, आपका आंसर सेम आएगा, और उससे हमें क्या मिलेगा? हमें क्यू फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है। अब क्यू हमने निकाला है, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो बड़ा छोटा सा एक ग्राफ है, आइए वो भी समझ लेते हैं कि वो ग्राफ क्या है। जी। अब वो ग्राफ क्या है? वो ग्राफ है बिटवीन आई एंड द फ्रीक्वेंसी। आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में वो ग्राफ है, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर करंट है। देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहां से आप समझ के चलिएगा कि एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा है, और एक्स सी इज इक्वल टू 1/C ओमेगा है। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एक्स सी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एक्सएल से, और यहाँ पर आप मान सकते हैं एक्सएल की वैल्यू जो है XC से बड़ी है। तो हमने देखा था कि जो Z होता है, Z = XL - XC। Z का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। देखिए, दोनों ही जगह अगर XL बड़ा है चाहे XC बड़ा है, वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज उसका स्क्वायर है। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, इसलिए करंट कुछ इस तरह से इंक्रीज होता हुआ ऊपर जाएगा, और फिर ये डिक्रीज होता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, सर ये इंक्रीज क्यों हुआ? इंक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज जैसे जैसे एक्सल की वैल्यू बढ़ेगी, XL - XC का गैप जो है कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पे एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे। जिस पॉइंट पे वो इक्वल होंगे, उस पॉइंट पे हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो पीक वाला पॉइंट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जहां Z =
आर बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर बन जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, इसीलिए करंट पीक पर होगा। देखो ये शिवलिंग जैसा ग्राफ बन रहा है, इसको आपने ध्यान से समझना है। मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, इन ट्रिक्स के थ्रू हम चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बन गया, इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन लाते हैं। क्या वेरिएशन लाए? ये हमने लिया रेजिस्टेंस R1। अब मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ जहां रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। सो सेकंड कंडीशन मैंने ली R2 ग्रेटर देन R1। अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट R2 का जो पीक आएगा वो छोटा आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये वैल्यू R2 के लिए है। ऐसे ही आप चाहो तो इसमें R3 का भी बना सकते हो। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, रेजोनेंस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में, और हमने साथ साथ क्यू फैक्टर भी समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैनल को के जरिए मेरा कोई पैसे कमाने का मकसद नहीं है। मैंने कल भी ये बात बताई थी। बाबा श्याम की कृपा से सब सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मेरा बस एक ही टारगेट था। मैंने इस बार, काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, इस बार मैंने एक वीडियो डाली कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो दो चार बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल से, जो मेरे से बुक्स वगैरह कभी कभी ले जाते हैं, मेरे से क्या ले जाते हैं, बाबा अपने आप दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर अगर हो सके तो वीडियो भी बना लीजिए, हमारा कुछ भला हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए भला कर रहा हूँ, और भी किसी का भला होता है तो आप लोग आपस में शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाइए कि वो बच्चे जो है इसका फायदा उठा पाए, और आने वाली जनरेशन भी इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।